और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ब्लॉक आरएसपुरा की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों एवं ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक आरएसपुरा की इंजीनियर विंग अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि ब्लॉक कार्यालय आरएसपुरा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर नकेल कसी जाए। प्रदर्शन के दौरान सरपंच दर्शन लाल, सरपंच फतेह चंद, सरपंच सुखदेव सिंह तथा ठेकेदार राजेश खन्ना सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आज का जो है वो इंजीनियर विंग के खिलाफ था और इंजीनियर विंग पूरा नहीं, उसमें सिर्फ 3 बंदे इन्वॉल्व, एक एई कंधारी मेन जो इसका सूत्रधार है और मेन इनका जो गैंग का जो लीडर है वो कंधारी और एई, उसके बाद उसके साथ ही जेई है विकास, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ रहता है क्योंकि आपने सभी सरपंचों का भी सुन लिया और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सुन लिया कि उनके अल्फाज उनके मुंह से सुने आपने। और तीसरा टीए जो कि यहाँ पे संजय था। ये 3 बंदों का गैंग है। इन्होंने ठेकेदारों को हरास किया, उनसे रिश्वतखोरी, पैसे मांगे, जिनके पैसे पहुंचे उनके बिल इन्होंने पूरे कर दिए। मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से और डीसी मैम से ऊपर गवर्नर साहब से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे ऐसे बंदे को, हमने तो पूरा प्रूफ दे दिया कि जिससे पैसे लिए हैं और कुछ लोग सामने भी नहीं आ रहे, लेकिन वो भी आएंगे क्योंकि जब 1-2 बंदा सामने आएगा वो भी आएंगे क्योंकि सभी से पैसे इसने लिए हैं और इसने दफ्तर वहाँ पे जानीपुर में बनाया हुआ था। इसको सरकारी बंदे को दफ्तर बनाने की क्या जरूरत थी जब यहाँ पे स्टाफ पूरा बैठता है। जो वीडियो का काम यहाँ पे चल रहा है, वो जहाँ पे इतने लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ रात को 12 बजे तक बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। वीडियो का स्टाफ जो है यहाँ पे वो काम कर रहा है विदाउट एनी कोई लालच के, बेचारे ब्रेड न्यूट्री खा के यहाँ पे 12 बजे वो खा रहे थे, तो उनका भी आप देखिए। और ये 3 बंदे इन्होंने ब्लॉक का, आरएसपुरा ब्लॉक का बेड़ागर किया और ठेकेदारों का बेड़ागर किया। इनकी वजह से अगर पंचायतों को नुकसान होगा, इनकी वजह से होगा, ठेकेदारों को नुकसान होगा तो इनकी वजह से होगा। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस, अगर आप कहते हैं कि रिश्वतखोरी पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा काम होगा क्योंकि बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा क्योंकि एलजी साहब इस पे ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और उन्होंने विद इन डेज ही इस पे एक्शन ले लेना है। राजौरी जिले के मंजाकोट तहसील के ठंडापानी गांव के तंजीम अख्तर के घर में आग लग गई। 17 मवेशी जिंदा जल गए। घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी कुछ जलकर राख हो गया था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस महिला की मदद करने की गुहार लगाई क्योंकि यह महिला एक गरीब परिवार से है और इसके घर का सारा सामान और जानवर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। आपसे ये हमारी मदद कीजिए, हम गरीब हैं, हमारे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसमें हमारी 2 भैंसें तो 15 बेड़े और मुर्गे थे जो घर में रखे, वो यतीम बच्चों ने वो पूरे खत्म हो गया। गुजारिश है कि आपने डीसी राजौरी से और ब्लॉक मंजाकोट के जितने ऑफिसर हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ तक हमारे पास तो अभी कोई भी आया नहीं है यहाँ देखने के लिए। मेरी गुजारिश है सबसे कि यहाँ इन यतीम बच्चों को देखें और इनकी कुछ ना कुछ जो भी इनकी मदद है दी जाए। शीतकालीन राजधानी जम्मू की सड़कें बड़े पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही हैं। पार्किंग की कमी और शहरी नियोजन की कमी के कारण लोग अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क करने के लिए मजबूर हैं, जिससे हर दिन भारी जाम लग जाता है। लोग अपने वाहनों को पार्क करते समय यातायात नियमों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाई देते हैं, जिससे पुलिस को दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर यातायात उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। आप देखिए जम्मू से हमारे सहयोगी रजत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मंदिरों के शहर जम्मू में पार्किंग की जगहों की अदम दस्तयाबी लोगों को सड़क के किनारे गाड़ियां करने पर मजबूर कर देती है। डोगरा हॉल, जैन बाजार, राज तिलक रोड, परेड, लिंक रोड, पुरानी मंडी, जानीपुर, सरवाल,
न्यू प्लॉट वगैरह और पुराने शहर के दीगर मुल्का इलाकों में ट्रैफिक जाम और हादसा की बुनियादी वजह बन गई। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। इन इलाकों में साउंड पॉल्यूशन की शरह आए रोज बढ़ रही है और गाड़ियों का हॉर्न बजाना मामूल बन गया है। पार्किंग की तो बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, बुजुर्ग चल रहे होते हैं, छोटे बच्चे चल रहे होते हैं, तो गाड़ियों की कंजेशन की वजह से होने से जो है काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पार्किंग का जो है अरेंजमेंट्स कराया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। हाल ही में हुकूमत ने शहर में 2 से 3 कसीरुल मंजिला पार्किंग की जगह कायम की है, लेकिन सरकार को पार्किंग के लिए मजीद जगहों की निशानदेही करनी चाहिए ताकि लोगों को पार्किंग के लिए किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। बाज़ औक़ात स्कूल जाने वाले तलबा, दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन, एम्बुलेंसेज की नक़्ल हरकत जाम की वजह से सुस्त हो जाती है, जो एक बड़ा मसला है। अगर हम पुराने जम्मू शहर के इलाकों की बात करें तो कच्ची छावनी में पार्किंग दस्तयाब है, वहीं मल्टी लेवल पार्किंग और सिटी चौक पार्किंग अमूमन भरी रहती है। हाल ही में पंचतीर्थी मल्टी लेवल पार्किंग का आगाज किया गया था, लेकिन लॉन्च के पहले दिन ही तमाम स्लॉट बुक हो गए। इस सिलसिले में बस स्टैंड पर स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग कायम की गई है, लेकिन इस पार्किंग का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों से ये आग्रह करूंगा कि प्लीज रॉन्ग पार्किंग ना करें, अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें जहां पे डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस हैं। जगह जगह पे म्युनिसिपैलिटी ने, जेडीए ने पार्किंग बनाई है, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करें, उसके बाद अपना काम कीजिए। इन केस जहां पे लोग गाड़ी रॉन्ग पार्क करते हैं उससे ट्रैफिक कंजेशन बनता है, बाकी लोगों को भी रोड पे चलने में दिक्कत आती है, तो उनके खिलाफ हमारा एनफोर्समेंट रहता है, उनके खिलाफ चलानिंग होती है। और इस चीज को लेके ट्रैफिक काफी स्ट्रिक्ट है कि रॉन्ग पार्किंग ना हो, जिससे लोगों को परेशानी होती है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक जम्मू में ट्रैफिक के निज़ाम को हमवार करने के लिए बुनियादी सतह पर पूरी कोशिश की जा रही है। आम लोगों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में लाइल्मी मुख्तलिफ मसाइल खड़े कर देती है, जिससे निपटने के लिए बहुत से रुकावटों और मुश्किलात का सामना रहता है। मौजूदा वक्त में ITMS गलत पार्किंग, रश ड्राइविंग, सीट बेल्ट या हेलमेट को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। गाड़ियों के मालिकान की गलत कार्रवाई का एक साइंसी सबूत देता है और ऑनलाइन चालान की सहूलत फराहम करता है। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने बाकायदा तौर पर शहर में गलत पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रवां साल 34,518 चालान हुए हैं, जबकि इस साल 28 मार्च तक गलत पार्किंग के 20,350 चालान किए गए हैं। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए लोगों में ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बेदारी पैदा की जाती है। जम्मू शहर में रॉन्ग पार्किंग की एक बहुत समस्या बन चुकी है। लगातार अगर हम बात करें तो जितने भी पुराने बाजार हैं वहां पर रॉन्ग पार्किंग की वजह से घंटों लगता जाम, कई सारे दिक्कतों का जो कारण है वो बनता है। खासतौर पर अगर आपको बता दें कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें एम्बुलेंस, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इस तरह की सर्विसेज जो है उससे काफी इम्पैक्ट जो है वो लगातार हो रहा है और इसकी समस्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ रजत वोरा, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। खास रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे भारतीय सुरक्षा कर्मियों की सलामती के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के क्षेत्र के निवासी देशभक्त वैष्णो दास शिवकरण का RS पुरा क्षेत्र के गांव चक आगरा में पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जैसे ही देशभक्त वैष्णो दास शिवकरण क्षेत्र में पहुंचे तो भारत माता की जय के जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर देशभक्त वैष्णो दास ने बताया कि देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों की सलामती के लिए लगातार धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मिशेल माता की उनकी नंगे पांव पैदल यात्रा शुरू हुई है और कन्याकुमारी तक जाएंगे। मेरा कहना यह है 25 मार्च 2022 से प्रयागराज मंगल के पास फतेहपुर जनपद, जो हमारा पावन देव बलदानी गुआबा अमर सुरमाओं के घर की कही जाती है, बेंकी तहसील से खगौली गांव से चला हुआ हूं।
25 मार्च 2022 से लगातार चलते हुए प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा, झांसी, गकिया, ग्वालियर, मथुरा होते हुए आपके बसोली बागर हिमाचल से पार करके आपके 30 नवंबर श्री मचेल माता चंगी गांगी के दरबार से होकर वैष्णो माता से अब जम्मू होते हुए आगे सूरत पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें आपके श्री कन्याकुमारी जो रामेश्वरम दरबार है वहां तक पहुंचना है और प्रत्येक जनपद स्टेट में यही आवाज़ पहुंचानी है कि जो आज हम सबके पीछे उस शांति का सवेरा देने के लिए हमारी कई करोड़ों माताओं ने, भाई बहनों ने, उन क्रांतिकारी महान वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, उनको हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। उनको भूलने का वक्त नहीं है। बच्चे बच्चे को बताया जाए, हर व्यक्ति को दिखाया जाए कि जब त्यौहार आते हैं, होली या दिवाली आती है, हम लोग मना तो लेते हैं प्रत्येक त्यौहार, मगर मनाने से पहले ये देखें कि ये त्यौहार ये दिनों को देने वाले सुख शांति का सवेरा कौन दे रहे हैं और हमारे पीछे बलिदान होकर शहीद होकर चले गए। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय थिएटर को बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के थिएटर कार्यकर्ताओं की काफी मदद कर रहा है। इससे रोजी रोटी कमाने वाले थिएटर और थिएटर एक्टिविस्ट को बचाने के प्रयास के लिए थिएटर ग्रुप और इससे जुड़े लोग केंद्र सरकार के प्रति आभार महसूस कर रहे हैं। जम्मू में अभिनव थिएटर में चल रहा थिएटर फेस्टिवल भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा की गई पहल का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सारे फेस्टिवल्स करवाए जाते हैं, जैसे इस साल भी अगर देखा जाए तो भारत रंग महोत्सव भी जम्मू में हुआ, अब नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी हो रहा है, इससे पहले भी एक और फेस्टिवल एकेडमी के द्वारा करवाया गया। सो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये जितने भी थिएटर ग्रुप जम्मू में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज एक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, आप अपना काम लोगों को दिखा सकते हैं और इससे क्या है कि थिएटर को बढ़ावा मिलता है, हमारा आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस जो है वो और ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो थिएटर को लेके बहुत सीरियस है। अगर वो स्पॉन्सरशिप ना दें तो इतने बड़े फेस्टिवल करवाना एक नामुमकिन सी बात हो जाती है ना। तो अभी भी ये जो फेस्टिवल देख रहे हैं इसको सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है। अक्सर बड़े बड़े जो इवेंट्स हमारे होते हैं उसको सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है, तभी जाके अच्छा इवेंट हो पाता है और अच्छे प्लेस जो है वो हो पाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा योगदान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि अब देखा जाए तो थिएटर का कोई सर्वाइवल नहीं होता, थिएटर बड़ी मुश्किल से ग्रुप्स मेंटेन करते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करेगी तो थिएटर हम कर नहीं पाएंगे। सो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ साथ में जितने भी J&K में थिएटर ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए हर साल उनके अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिनका फ़ायदा हम जैसे ग्रुप्स को मिलता है और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। खबर पाकिस्तान से है, जहां पेशावर की दीर कॉलोनी में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने सिख दुकानदार दयाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार दोपहर 3 बजे के करीब दयाल सिंह अपनी दुकान में बैठे थे, तभी अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। भारत का सबसे नया कल्चरल डेस्टिनेशन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से खुल गया है। कल्चरल सेंटर का मेगा उद्घाटन 3 दिनों तक जारी रहेगा। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति, हस्तियां शामिल हो रही हैं।
मीरा साहब के कुलिया में सेना की फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। महिला की पहचान विशाल चौधरी पत्नी आशा देवी नरी के रूप में हुई है। महिला उस समय अपनी छत पर कपड़े इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक गोली महिला के बाजू में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आरएसपुरा में लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं सरपंच का कहना है कि 15 से 16 राउंड उसके गांव में आज आए, जिससे एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद उन्होंने ये फायरिंग बंद करवाई। कम से कम 15-20 ने जड़ियाँ बुलेट ने मेरे को मैं जिस टाइम बरामद की ने वो फिर जाके फायरिंग बंद कराई है। तां वास्ते हस्पताल गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान। एक लेडीज नूं गोली भी लगी है। की नाम सर उन्होंने? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੂ ਦੇਵੀ ਵਾਈਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਬਾਨੀ ਨੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲੀਆਂ। हाँ कुलियां ਦੇ। सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ के एनएसएस इकाई के वॉलंटियर्स ने गांव भागथली में चल रहे शिविर के दौरान गांववासियों को नशा सहित कई सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। वहीं आज शिविर के आखिरी दिन वॉलंटियर्स और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स मनमोहन सिंह ने बताया कि गांववासियों ने भी वॉलंटियर्स का सहयोग किया है और उम्मीद है कि लोग समाज की बुराइयों को मिटाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो हमारी जो अलग अलग मतलब हर एक दिन अलग अलग एक्टिविटी हुई। जैसे फर्स्ट डे हमारी जो एक्टिविटी वो हमारे कॉलेज में हुई, उसके बाद हमारा जो से नो टू टोबैको पे रैली वगैरह हुई, और उसके बाद सेकंड डे हम यहाँ पे हम अपने अडॉप्टेड विलेज बागतली में आए। सेकंड डे से लेके हमारा जो डे 7 तक जो एक्टिविटीज है वो यही सी विलेज में हुई है। तो हर एक दिन हमने सेव इन्वायरमेंट पे लेके से नो टू प्लास्टिक पे लेके सेव इन्वायरमेंट से नो टू प्लास्टिक, हर एक दिन अलग अलग टॉपिक्स पे लेके जो है वो एक्टिविटी की हुई है। तो इस सर्वे हम अपने अडॉप्टेड विलेज में घर घर में जाके उनसे सर्वे कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मतलब कि जो लोग जो है पढ़े हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिली हैं, क्यों जॉब नहीं मिली है, आगे क्यों नहीं पढ़े, वो क्यों उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, आगे वो क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ हम जो सर्वे में जो उनका पूछ रहे हैं। बड़ी गर्व की बात है कि हमारा जो 7 दिन का जो कैंप था, इसमें हमारे साथ सभी गांव के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारी बातों को सुना, और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिलवाया है कि जो उन्होंने जो 7 दिन की हमने जो कंपेन्स की थी नशे को रिलेटेड या समाज के प्रति जो जागरूकता है, एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, बिजली को कैसे बचा सकते हैं, उसके रिलेटेड उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी समझाएंगे, ताकि हम समाज में एक नए कल का सवेरा ला सकें। समापन के दिन जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डायरेक्शंस थी, हमें एक यूथ नॉट इन फॉर्मल एजुकेशन और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट करवाना था और मैक्सिमम हमें 100 हाउस होल्ड कवर करने थे। तो आज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो एक्टिविटी कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके वो सर्वे का जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऑन द बेसिस ऑफ यही जो डाटा होगा, किस तरह की गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट को हेल्प करेगी कि गांव में जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, कितने लोग एजुकेशन में नहीं है, जहाँ कितने लोग जो एम्प्लॉयमेंट हैं, कितनों ने एजुकेशन छोड़ी है, उसका कारण क्या है, जहाँ जो रोज़गार है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं, फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक लोन्स के लिए जो अप्लाई करते हैं वो लोग, क्या उनको टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता। तो इस तरह के जो हमारा क्वेश्चनर है 14 पेजेस का, तो मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं जो ये डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कमी तो नहीं कि जो लोग लोन नहीं ले पा रहे, जहाँ आगे पढ़ नहीं पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट को इस डाटा के थ्रू हेल्प करेंगे एक अच्छी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। खबर हिमाचल से है, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महीनों बाद लाहौल की सड़कें बिना बर्फ के दिखाई दे रही थी, मगर मौसम के बदले मिजाज से एक बार फिर घाटी के रास्ते सफेद होने लगे हैं। शुक्रवार सुबह से ही बारालाचा दर्रा समेत कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, जिससे एक बार फिर कई सड़कों के बंद होने की आशंका जताई जाने लगी है।
लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और पिछले कल से ही मौसम खराब चला हुआ था। आज सुबह से आप इस समय देख सकते हैं कि हल्की हल्की बर्फबारी जो है लाहौल घाटी में गिरनी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 31 तारीख को पूरे हिमाचल के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी अलर्ट जारी कर रखा है। ये तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां गुरुवार रात से ही आसमान को बादलों ने घेर रखा था और सुबह होते ही कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी शुरू हो गई। अब बारिश की ये तस्वीरें देखिए। ये शिमला शहर की तस्वीर है, जहां बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह जगह सड़कों पर जाम भी लग गया। बेमौसम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वहीं सुबह से ही कांगड़ा का भी यही हाल है। यहाँ भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी की पर गौर किया जाए तो अगले 6 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बर्फबारी का और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा अगर अगले कल की बात की जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और 2 अप्रैल को जो है मौसम थोड़ा सा खुशगवार होने की होगा और उसमें जो है कम बारिश बताई गई है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। लेकिन 3 अप्रैल के बाद फिर से मौसम जो है वो करवट ले लेगा और फिर भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की बात जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही गई है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।